डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, हम टाइप्स ऑफ आरएनए इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमें देखना है टाइप्स ऑफ आरएनए। जो भी टाइप्स ऑफ आरएनए हम देख रहे थे स्टूडेंट, तो उसी के अंदर सबसे फर्स्ट हमने शुरुआत की थी आरएनए के कुछ टाइप्स से। और जो भी टाइप्स हमने देखे थे उसी के अंदर हमें पता है हमने एमआरएनए को अच्छी तरह से डिस्कस किया है। एमआरएनए के बाद हम सेकंड टाइप डिस्कस कर चुके हैं, उसी टाइप को हम टीआरएनए कहते हैं। टीआरएनए के बारे में भी हमने डिस्कशन किया है। अभी आज हमें देखना है स्टूडेंट आरआरएनए। एक्चुअली आज का जो पॉइंट है वो है आरआरएनए। तो आरआरएनए को लेकर हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। देखेंगे आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आरआरएनए। आरआरएनए, ठीक है। अभी आरआरएनए के कुछ कैरेक्टर्स हमें ऑलरेडी यहाँ पर पता है और उसी कैरेक्टर्स को लेकर हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। देखो स्टूडेंट, आरआरएनए का मीनिंग क्या होता है, तो इसे हम कहेंगे राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोमल आरएनए है। अभी एक्चुअली ये आरएनए मिलता कहाँ पर है? ये हमें मिलता है न्यूक्लियस के अंदर, उसके बाद ये हमें मिलता है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसके बाद सेल के ऑर्गेनल्स के अंदर भी ये मिलता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलता है आरआरएनए राइबोसोम के साथ मिलता है स्टूडेंट, राइबोसोम्स, इसलिए हम उसे राइबोसोमल आरएनए के नाम से जानते हैं। अब इसी आरआरएनए को जब डिस्कस करेंगे तो हमें बहुत इंटरेस्टेड और बहुत सिंपल सा पॉइंट यहाँ पर पता चलने वाला है। अभी ये राइबोसोमल आरएनए है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है। प्रोटीन सिंथेसिस मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? प्रोटीन सिंथेसिस का का मीनिंग जो है वो कलेक्शन ऑफ अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड के ग्रुप के कलेक्शन करने के बाद जितने भी हमें वहां पर प्रोटीन्स मिलते हैं तो वो सिंथेसिस करने के लिए यही आरआरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद इसे इनसोल्यूबल आरएनए भी कहा जाता है। इनसोल्यूबल आरएनए, सर ये इनसोल्यूबल आरआरएनए है। तो और एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसी आरआरएनए को हम लार्जेस्ट आरएनए के नाम से जानते हैं, लार्जेस्ट आरएनए। लेकिन एक बात यहाँ पर हमें याद रखना है, NaCl का अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं तो NaCl के सॉल्यूशन के अंदर यही आरआरएनए डिसॉल्व होता है स्टूडेंट। आरआरएनए डिसॉल्व होता है, यानी कि NaCl के सॉल्यूशन के अंदर आरआरएनए जो है वो सोल्यूबल है, ये हमें पता चलता है। ये एग्जाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये कुछ आरआरएनए के बारे में हो गया। अभी आरआरएनए के बारे में और एक बात यहाँ पर हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। देखो आरआरएनए जो है वो राइबोसोमल आरएनए असेंबली फॉर्म करता है। ये राइबोसोमल असेंबली फॉर्म करता है जिसे हम राइबोसोमल आरएनए असेंबली के नाम से जानते हैं। अभी राइबोसोमल असेंबली क्या होती है? सपोज ये है आरएनए का स्ट्रैंड और इसी आरएनए के स्ट्रैंड के साथ हमें यहाँ पर सब यूनिट्स दिखते हैं, जो सब यूनिट्स राइबोसोम्स के होते हैं। इसी तरह से ये राइबोसोम्स हैं और इसी राइबोसोम्स के साथ ये है आरएनए स्ट्रैंड जिसे हम आरआरएनए कहेंगे। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को हम राइबोसोमल असेंबली कहते हैं। अब देखो स्टूडेंट, एग्जाम में और एक बात यहाँ पर हमें पूछने वाली है, राइबोसोमल असेंबली जो फॉर्म होती है तो वो फॉर्म होने के लिए मैग्नीशियम डाइवैलेंट आयन की बहुत जरूरी होती है। यानी कि मैग्नीशियम डाइवैलेंट आयन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल असेंबली। राइबोसोमल असेंबली ये एग्जाम में पूछने वाला है, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम के बारे में हो गया। अब एक सिंपल सी बात हमें यहाँ पर याद रखना है, हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे और जो टर्म्स हमें डिस्कस करना है उसी टर्म्स को लेकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाली जो टर्म है स्टूडेंट वो बहुत सिंपल सी टर्म है। देखेंगे सबसे फर्स्ट वाली टर्म जो है वो है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है? सिस्ट्रॉन यानी कि एक डीएनए का सेगमेंट है स्टूडेंट, और ये जो डीएनए का सेगमेंट है वो डीएनए सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल है
डीएनए सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन, यानी प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला डीएनए का सेगमेंट, उसे हम क्या कहेंगे, सिस्ट्रॉन कहेंगे। सिस्ट्रॉन, उसे हम क्या कह सकते हैं, सिस्ट्रॉन। अभी सिस्ट्रॉन के भी दो टाइप्स दिए वाले हैं, सिस्ट्रॉन के दो टाइप्स है। उसी के अंदर फर्स्ट वन वाला जो है जिसे हम कहेंगे मोनोसिस्ट्रॉन, और जो अनदर है उसे हम कहेंगे पॉलीसिस्ट्रॉन। इसी तरह से दो सिस्ट्रॉन के टाइप्स है। जो मोनोसिस्ट्रॉन है स्टूडेंट, वही वन प्रोटीन फॉर्म करता है, और जो पॉलीसिस्ट्रॉन है वो मोर देन टू प्रोटीन फॉर्म करता है। तो इसी तरह से हम उसे पॉलीसिस्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ये सिंपल सी बात हो गई टर्म्स के बारे में। उसके बाद और एक टर्म जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की थी सेल डिवीजन इसी टॉपिक के अंदर, उसे हम सी वैल्यू कहेंगे, सी वैल्यू। अब देखो स्टूडेंट, इसी टॉपिक के अंदर एक स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी देखा था। कौन सा स्टेटमेंट देखा था? सेल डिवीजन इसी टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि सी वैल्यू के बारे में हमें एक स्टेटमेंट दिया था, वो था सी वैल्यू का स्टेटमेंट आफ्टर यस फेज, सॉरी यस स्टेप्स, यस स्टेज के बाद, यानी कि आफ्टर एस स्टेज डीएनए बिकम डबल, डीएनए डबल हो चुका है। और उसके बाद और एक बात क्या बताया हमें, डीएनए अगर डबल बनता है लेकिन क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम, ये वहां पर हमें स्टेटमेंट दिखा था। अभी देखो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जब हम डायग्राम निकालते हैं तो इस तरह से हमें डायग्राम दिखाई देती थी सेल डिवीजन की, ठीक है, ये सेल डिवीजन की डायग्राम है। देखो अब इस सेल डिवीजन की डायग्राम जब हम देखते हैं तो उससे पहले हमने जो सर्कल अभी यहाँ पर निकाला है वो सर्कल है सेल साइकिल का, और सेल साइकिल के अंदर हमें इस तरह से स्टेप्स दिखते हैं। ये बन गई एस फेज, ए बन गई G2 फेज, ए बन गए स्टूडेंट डिफरेंट फेजेस जिसे हम कहेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये टोटल एम फेजेस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर G0 साइटोकाइनेसिस, उसके बाद G0 और G1, इस तरह से डिफरेंट फेजेस हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं। G1 फेज से लेकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ तक दिखाई देती है इंटरफेज, जिसे हम इंटरफेज कहेंगे। ये जो है ये इंटरफेज बन गई, इंटरफेज। और इसी एस फेज के अंदर जो सेल आती है उसी के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल और क्रोमोसोम सेट जो है वो सेम रहते हैं, लेकिन जब एस फेज कंप्लीट हो जाएगी तो इस सेल के अंदर कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, और उस टाइम इसकी सी वैल्यू बनती है 2C। यहाँ पर सी वैल्यू है 1C। उसके बाद अगर एस फेज कंप्लीट होती है तो फिर उसी सेल के अंदर जो सी वैल्यू है वो 2C है। अब देखो जो सेल यहाँ पर है इसी सेल के हमने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। अब देखो यहाँ पर एक क्रोमोसोम का आर्म है, ये दूसरा आर्म है, इसी के अंदर डीएनए जो है वो इस तरह से एक स्टैंड दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर जो भी डीएनए कंटेंट है वो ओनली 1 है, इसलिए हम इसे 1C वैल्यू बता सकते हैं। लेकिन जब सेल यहाँ पर आती है तो उस टाइम जेनेटिक मटेरियल डबल बन गया, यानी कि सिंथेटिक फेज है, इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। तो जो हमें क्रोमोसोमल मटेरियल दिख रहा है वो किस तरह से, देखो इस तरह से। अब इसी क्रोमोसोम मटेरियल के अंदर हमें जो डीएनए के स्ट्रैंड दिखाई देते हैं वो कितने हैं वो अब हम यहाँ पर देखने वाले। देखो पहला स्ट्रैंड इस तरह से था, इसी का रेप्लिकेशन होकर बन गया दूसरा स्ट्रैंड, यानी कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी पहला स्ट्रैंड और ये बन गया दूसरा स्ट्रैंड, यानी कि टोटल डीएनए यहाँ पर कितने हैं 2, इसलिए इसकी वैल्यू बन गई 2C। अब यहाँ से पता चलता है कि 2C वैल्यू है, तो हम C वैल्यू की डेफिनेशन क्या बता सकते हैं। C वैल्यू यानी कि टोटल
DNA contains in set of chromosome, one set of chromosome। ठीक है, तो ये बन गया सी वैल्यू के बारे में। तो ये सिंपल सी टर्म वहां पर हम बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये सब कुछ होने के बाद हमें और कुछ बातें यहाँ पर याद रखना है। उससे पहले हम यहाँ पर एक बार रिवाइज करते हैं क्या देखा हमने। सबसे फर्स्ट हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में। अभी इसी के अंदर हमने एमआरएनए ऑलरेडी डिस्कस किया है, टीआरएनए डिस्कस किया है और आरआरएनए के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। आरआरएनए के बारे में जब हम बात करते हैं तो आरआरएनए के कुछ कैरेक्टर्स हमने देखे स्टूडेंट। कैरेक्टर्स के अंदर सबसे फर्स्ट वाला कैरेक्टर है आरआरएनए जो है वो राइबोसोमल आरएनए है। न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनल के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है और इसी आरआरएनए को हम राइबोसोम के साथ देखते हैं। अब राइबोसोम के साथ देखते हैं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है। उसके बाद ये सोलुबल आरएनए है, ये सोलुबल NaCl सॉल्यूशन के अंदर है, अदर सॉल्यूशन के अंदर ये इनसोलुबल बनता है। इसे हम लार्जेस्ट आरएनए भी कहेंगे। और राइबोसोम की जब असेंबली फॉर्म होती है तो असेंबली का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है, जिसके अंदर मैग्नीशियम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट दिए वाला है। ठीक है, कुछ टर्म्स दिए वाले सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन का मतलब होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए विच फॉर्म प्रोटीन्स, मतलब जो प्रोटीन फॉर्म करता है वही डीएनए का सेगमेंट है, उसे हम सिस्ट्रॉन कहेंगे। सिस्ट्रॉन के भी दो टाइप्स है, एक मोनोसिस्ट्रॉन और दूसरा पॉलीसिस्ट्रॉन। मोनोसिस्ट्रॉन जो है ओनली वन प्रोटीन फॉर्म कर सकता है, पॉलीसिस्ट्रॉन मोर देन 2 प्रोटीन्स वहां पर फॉर्म करता है। सी वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो सी वैल्यू यानी कि टोटल कंटेंट ऑफ डीएनए इन सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के सेट के अंदर जितना भी डीएनए कंटेंट है वो वहां पर हमें पता चलता है। तो ये हो गया आरएनए के बारे में। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे बढ़ने के बाद हमें पता चलने वाला है एक नया स्ट्रक्चर जो एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत होते हैं। अभी एक्चुअली वो स्ट्रक्चर कौन सा है तो वो हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम शुरुआत करते हैं सिंपल पॉइंट से। जो पॉइंट सिंपल है उसी के अंदर देखो हमें डिस्कस करना है न्यूक्लियोसोम के बारे में। अब यही न्यूक्लियोसोम क्या होता है ये हम डिटेल में देखने वाले हैं और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, न्यूक्लियोसोम। सर न्यूक्लियोसोम का मीनिंग क्या होता है? न्यूक्लियोसोम जो भी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो बहुत सिंपल और आसान स्ट्रक्चर है। अब इसी स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या क्या डिस्कस करना है? हमें डिस्कस करना है कुछ प्रोटीन्स के बारे में, हमें डिस्कस करना है डीएनए स्ट्रैंड के बारे में। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इस न्यूक्लियोसोम की डिस्कवरी की तरफ बढ़ते हैं। जब डिस्कवरी सोचते हैं तो हमें एक स्टेटमेंट एक साइंटिस्ट की तरफ मिलता है। वो स्टेटमेंट कौन सा है? स्टेटमेंट देखो स्टूडेंट है डीएनए स्ट्रैंड हैज थिकनिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर हमें थिकनिंग्स दिखती है। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर हमें एक साइंटिस्ट की वजह से मिलता है। अभी वो साइंटिस्ट कौन थे? तो वो साइंटिस्ट है उडॉक। इन्होंने हमें स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर कुछ थिकनिंग्स है, लेकिन उसके बाद यही थिकनिंग जो है वो क्या होते हैं, यही थिकनिंग को वहां पर उडॉक ने जो डिस्कस किया था तो वो किस प्रकार से किया था, तो उसे एक सिंपल सी टर्म दी थी उडेट नाम के अनदर साइंटिस्ट ने। जो दूसरे साइंटिस्ट है उनका नाम है उडेट। उन्होंने इसी थिकनिंग को न्यूक्लियोसोम इसी टर्म से बताया था। अभी न्यूक्लियोसोम एक्चुअली क्या है? तो इट इज अ थिकनिंग ऑफ डीएनए, लेकिन जो थिकनिंग वहां पर है वो किस प्रकार से है? देखो स्टूडेंट, उसके लिए हमें चलना है स्ट्रक्चर की तरफ। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। अब देखना है हमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। स्ट्रक्चर क्या है न्यूक्लियोसोम का? सिंपल सी बात है। स्ट्रक्चर के अंदर हमें दो डिफरेंट कंटेंट यहां पर दिखते हैं और जो दोनों कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। सबसे फर्स्ट वाला जो कंटेंट है उसे हम कहेंगे प्रोटीन्स। इसी के अंदर प्रोटीन्स है। उसके बाद अनदर जो है वो है
डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड। तो यहाँ पर ये दो कंटेंट होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। अभी जो प्रोटीन, सबसे फर्स्ट हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो प्रोटीन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, उसी प्रोटीन्स के अंदर हमें 4 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन मिलते हैं। सबसे फर्स्ट वाला है H2A, उसके बाद है H2B, उसके बाद है H3 एंड लास्ट वन हमें मिलता है H4। तो इसी तरह से 4 टाइप्स के प्रोटीन है। ये टोटल प्रोटीन पेयर के अंदर है, पेयर के अंदर है, तो इसकी नंबरिंग कितनी बनती है? अब यहाँ पर हम काउंट करेंगे 4 अगर पेयर मिलते हैं तो टोटल हमें प्रोटीन मिलते हैं, देखो स्टूडेंट 8। अगर 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसी प्रोटीन को ऑक्टेमर के नाम से हम जानेंगे, ऑक्टेमर, ठीक है। अब इसी ऑक्टेमर को हम स्टोन ऑक्टेमर कहते हैं, स्टोन ऑक्टेमर। यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, जो हमें प्रोटीन दिखाई देता है स्ट्रक्चर के अंदर वो है हिस्टोन ऑक्टेमर, ठीक है। उसके बाद जो डीएनए स्ट्रैंड है वो तो सिंपल सी बात है, वो भी हमें वहां पर देखना है। डीएनए स्ट्रैंड जो है उसी के अंदर हमें 2 टाइप्स के डीएनए मिलते हैं, एक मिलता है लिंकर डीएनए और जो दूसरा है स्टूडेंट वो दूसरा मिलता है कोर डीएनए। अब एक्चुअली क्या है वो तो हमें बताना ही है और वो हम देखेंगे, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर निकालते हैं, डायग्राम निकालते हैं। डायग्राम निकालते हैं तो पता चलता है हमें कि स्ट्रक्चर कितना सिंपल सा और आसान स्ट्रक्चर है। देखो डायग्राम के अंदर हम सबसे फर्स्ट लेते हैं प्रोटीन को। हमें डायग्राम निकालनी है इसकी, तो हमें डायग्राम निकालनी है स्टूडेंट न्यूक्लियोसोम की। सबसे फर्स्ट हम प्रोटीन ले रहे हैं, ये हो गया फर्स्ट प्रोटीन, उसके बाद ये हो गया सेकंड प्रोटीन, उसके बाद थर्ड और फोर्थ, ये फोर्थ प्रोटीन है। और इसी फोर्थ प्रोटीन के साथ प्रेजेंट है अनदर फोर्थ प्रोटीन, ठीक है। ये दूसरे 4 प्रोटीन होंगे, यानी कि टोटल हमें 8 प्रोटीन यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब इसे लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग पेन यूज करते हैं, एक सिंपल सी लेबलिंग हमें पता चलने वाली है वहां पर। तो देखो लेबलिंग के अंदर ये है फर्स्ट प्रोटीन जिसे हम कहेंगे H2A, ये बन गया H2B, इसके पीछे वाला AB है स्टूडेंट H2A, इसके पीछे वाला ये है H2B, हो गई। उसके बाद ये है H3, इसके पीछे वाला AB H3 है, ये है H4 और इसके पीछे वाला AB H4। अब टोटल प्रोटीन काउंट करेंगे हम। अब टोटल प्रोटीन देखो, जब काउंट करते हैं तो हमें कितने प्रोटीन मिल रहे हैं? हमें मिल रहे हैं डिफरेंट प्रोटीन्स, जैसा कि ये हो गया फर्स्ट, ये बन गया सेकंड, ये थर्ड, उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 और 8, इस तरह से 8 प्रोटीन है, इसलिए हम इसे कहेंगे ऑक्टेमर। समझ में आया? सिंपल सी बात है। ये है हिस्टोन ऑक्टेमर। कौन से ऑक्टेमर है? हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टेमर वहां पर हमें मिले हैं। अब देखो ये ऑक्टेमर है, लेकिन इसके साथ हमें डीएनए का स्ट्रैंड भी तो दिखाना है। तो अब बाजू में हमें क्या करना है, इसी डायग्राम को फिर से कंटिन्यू करना है। देखेंगे, देखो ये फर्स्ट प्रोटीन, इसके बाजू में सेकंड प्रोटीन, ये हमारा बी H2B, उसके बाजू में अनदर प्रोटीन, ये हमारा H3, उसके बाजू में अनदर प्रोटीन, ये H4, उसके बाजू में अनदर प्रोटीन। इस तरह से हमें 8 प्रोटीन का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन इसी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बाइंड हुए वाला एक स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर को हम डीएनए कहेंगे। अब डीएनए बताने के लिए हमें थोड़ा लाइन को थिकनिंग भी तो करना है, तो देखेंगे एक्चुअली डीएनए क्या है। तो देखो स्टूडेंट, इस तरह से यहाँ से डीएनए स्ट्रैंड चालू हो गया और ये डीएनए स्ट्रैंड इसके अराउंड में कॉइल है, ठीक है। इस तरह से हमने इसका स्ट्रक्चर निकाला। अभी जो कॉइल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो इस तरह से। अब हम यहाँ पर लेबलिंग करेंगे, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन से। उसके बाद ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, और टोटल स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम के अंदर हमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दिखाई देते हैं। इसके अंदर इसी डीएनए को कोर डीएनए कहेंगे, जो रैप्ड है अराउंड टू द प्रोटीन, और ये जो है ये है लिंकर डीएनए। अब एग्जाम में क्या पूछते हैं? एग्जाम में पूछते हैं स्ट्रक्चर ऑफ
न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर कोर डीएनए है और कोर डीएनए के अंदर 146 बेस पेयर होते हैं। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा था हमने, हमें कोर डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर है, तो 146 बेस पेयर वहां पर होते हैं। यहाँ पर लिंकर डीएनए के अंदर 60 बेस पेयर होते हैं स्टूडेंट, तो ये भी एग्जाम में पूछने के चांसेस होते हैं। तो ये बन गया स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम का। ठीक है, अब इतनी सिंपल सी बात हमने यहाँ पर कंप्लीट की है। न्यूक्लियोसोम के बारे में फिर से एक बार हम दोहराते हैं कि क्या डिस्कस किया हमने। देखो स्टूडेंट, न्यूक्लियोसोम एक्चुअली क्या है, तो जो उडॉक नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने डीएनए के थिकनिंग के बारे में हमें कुछ एक्सप्लेनेशन दिया। उसी थिकनिंग को उडेट नाम के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने न्यूक्लियोसोम ये टर्म दी। अभी न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर हमें प्रोटीन और डीएनए स्ट्रैंड मिलता है। जो प्रोटीन है वो 4 टाइप्स के, H2A, H2B, H3 और H4 इनके पेयर होते हैं। और पेयर होने से इसकी नंबरिंग जो टोटल है वो 8 होती है, और 8 नंबरिंग होने की वजह से हम उसे ऑक्टेमर के नाम से जानते हैं। अभी एक्चुअली ये जो प्रोटीन है ये हिस्टोन ऑक्टेमर है स्टूडेंट। तो इसी हिस्टोन ऑक्टेमर प्रोटीन को डिटेल में देखेंगे तो पता चलता है कि इसी के अंदर हमें ये 8 मॉलिक्यूल्स दिखते हैं, और उसके बाद ये 8 प्रोटीन्स दिखते हैं, और उसके बाद उसी के साथ हमें डीएनए का स्ट्रैंड भी दिखता है। डीएनए स्ट्रैंड के हमें 2 पार्ट दिखते हैं, एक कोर और दूसरा लिंकर। अभी उसे डिटेल में देखेंगे तो हमें इस तरह से 4 प्रोटीन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो हमने यहाँ पर निकाले हैं। उसी 4 प्रोटीन को पेयर में देखते हैं तो हमें 8 प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिखता है, उसे हम हिस्टोन ऑक्टेमर कहेंगे। अब डीएनए के साथ न्यूक्लियोसोम को एक्सप्लेन करेंगे तो न्यूक्लियोसोम के अंदर प्रोटीन और डीएनए दिखाई देगा। जो प्रोटीन है वो लिंकर डीएनए है, उसके बाजू का कोर डीएनए है, और यहाँ पर जो प्रोटीन्स है वो प्रोटीन्स हिस्टोन प्रोटीन के नाम से हम उसे जानते हैं। अब हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड में हमें डीएनए मिला, जो कोर डीएनए और लिंकर डीएनए। जो कोर है वो रैप्ड डीएनए है प्रोटीन के बाजू में, और जो लिंकर है वो लॉन्ग डीएनए है। तो इसी तरह से स्ट्रक्चर हमें वहां पर मिलता है वो न्यूक्लियोसोम का। ठीक है, तो अभी इतना सब कुछ होने के बाद स्टूडेंट 146 बेस पेयर कोर प्रोटीन के अंदर और 60 बेस पेयर जो है वो लिंकर डीएनए के अंदर होते हैं। तो ये आज के लिए हमने इतना एक्सप्लेन किया। अभी नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें फिर से यहाँ पर देखना है तो वो डीएनए स्ट्रक्चर जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल। अब ये इतनी आसान बात नहीं है स्टूडेंट। जेनेटिक मटेरियल अगर डीएनए है तो ये एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखना है, और जो भी एक्सपेरिमेंट्स हम देखेंगे उसी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर सबसे फर्स्ट हम जो नाम लेते हैं वो है ग्रिफिथ इनिका, यानी कि हमें ग्रिफिथ इन साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स को याद करना है और उसी एक्सपेरिमेंट्स को लेकर थोड़ा आगे बढ़ना है। हमारा जो एक्सपेरिमेंट आज है वो है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ग्रिफिथ क्या बताते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स हमें बताता है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टेड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। अभी उसी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स लिए हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए। रिक्वायरमेंट्स के अंदर सबसे फर्स्ट माइस यूज करते हैं, माइस वहां पर लेना है। उसके बाद लेना है कुछ स्ट्रेन्स। जो स्ट्रेन्स यहाँ पर लिए वाले स्टूडेंट, उसी स्ट्रेन के अंदर 2 स्ट्रेन होते हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो स्ट्रेन है उसी स्ट्रेन को S3 ये लेबल दिए वाला है, और जो अनदर है उसे R2 ये लेबल दिए वाला है। इसी तरह से 2 स्ट्रेन वहां पर ग्रिफिथ यूज करते हैं। अभी देखो दोनों स्ट्रेन यूज करने के लिए एक्चुअली स्ट्रेन क्या है ये समझ में आना बहुत जरूरी है। सबसे फर्स्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायग्राम के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी देखो जब डायग्राम निकालते हैं तो स्ट्रेन क्या होता है। सपोज स्टूडेंट हमने यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब लिए वाले हैं। दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया लिया। अब यहाँ पर जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया लिया वाला है तो इसी बैक्टीरिया के साथ जो स्ट्रेन हम यूज कर रहे हैं वो है S3, यानी कि इसी S3 स्ट्रेन हम कहेंगे। ये हो गया स्ट्रेन।
अब इसी स्ट्रेन के अंदर क्या है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। जो अनदर टेस्ट ट्यूब हम ले रहे हैं, उसी अनदर टेस्ट ट्यूब के अंदर दूसरा स्ट्रेन हमें लेना है। ठीक है, अब दूसरा स्ट्रेन कौन सा है देखेंगे, ये हमें दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर दूसरा स्ट्रेन लेंगे, वो है आर सेकंड। अब ये दोनों लेवल क्या है, देखो स्टूडेंट, जब स्मूथ यानी कि S3 यानी कि थर्ड स्ट्रेन हम यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में लिखेंगे। ये स्मूथ स्ट्रेन है स्टूडेंट। अब ये स्मूथ स्ट्रेन है, इसका मतलब क्या हुआ, तो बैक्टीरिया की जो भी कंटेंट हमने लिए वाली है, उसी बैक्टीरिया की सेल वॉल यानी कि उसे हम कैप्सूल कहेंगे, कैप्सूल वो स्मूथ है। ठीक है, एक सिंपल सी बात वहां पर हो गई, और वो हमने टेस्ट ट्यूब नंबर फर्स्ट के अंदर ले वाली है, ये टेस्ट ट्यूब नंबर सेकंड है। उसके बाद ये बन गया फर्स्ट स्ट्रेन के बारे में। जो सेकंड स्ट्रेन है वो देखो, जो स्ट्रेन हमने यूज किया है वो है आर सेकंड, यानी कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। अब ये आर सेकंड जो है, उसी के अंदर जो बैक्टीरिया लिए वाला है, उसी के कैप्सूल यानी कि जो भी लेयर है वो रफ नेचर के है, यानी कि उसकी सेल वॉल रफ है, तो उसे हम रफ स्ट्रेन कहेंगे या फिर आर सेकंड स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम रफ स्ट्रेन। ठीक है, आ गया समझ में? अभी इतना समझ में आने के बाद वहां पर हमें पता चलता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी वहां पर यूज किए वाली है, जो बैक्टीरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, उसी बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया यूज किए वाला है वो दोनों स्ट्रेन के अंदर है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया। ठीक है, अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इसी बैक्टीरिया के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसी के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये बैक्टीरिया यूज किए वाला है। अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये स्ट्रेन नंबर फर्स्ट और स्ट्रेन नंबर सेकंड के अंदर भी वहां पर है, तो उसी को लेकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो स्ट्रेन यहाँ पर यूज किए वाले हैं वो दो स्ट्रेन है। सबसे फर्स्ट वाला जो था वो था S3, फर्स्ट वाला जो था S3 था, और जो सेकंड था वो था R2। इसी तरह से दो स्ट्रेन वहां पर यूज किए। जो S3 स्टूडेंट वो वायरुलेंट है, इसे हम पैथोजेनिक कहेंगे, और जो R2 है वो नॉन वायरुलेंट है, उसे हम नॉन पैथोजेनिक भी कह सकते हैं। तो ये स्ट्रेन के बारे में हम बता सकते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हम सीधा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के कुछ स्टेप्स लेते हैं। अभी देखो, एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हमें 4 स्टेप्स वहां पर कंटिन्यू करना है। सबसे फर्स्ट वाली जो स्टेप हम देखेंगे उसके अंदर देखो, फर्स्ट स्टेप के अंदर माइस के अंदर स्ट्रेन थर्ड को इंजेक्ट किया है। ठीक है, इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है, माइस डाइड होता है। अब ये फर्स्ट हमारा स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। अभी देखो, माइस के अंदर जब हम स्ट्रेन इंजेक्ट कर रहे हैं तो माइस डाइड क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन होता है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। देखो स्टूडेंट, माइस की ये सेल है, इसी माइस के सेल के अंदर जो हमने स्ट्रेन थर्ड वहां पर यूज किया था, तो उसी स्ट्रेन थर्ड को इंजेक्ट किया था माइस के बॉडी के अंदर। और इंजेक्ट करने के लिए वहां पर यूज करते हैं हम इंजेक्शंस का, यानी कि इंजेक्ट करने के लिए इंजेक्शंस बॉडी वहां पर यूज की हुई है। अभी देखो, माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस की जो सेल है उसी सेल का ये डीएनए है स्टूडेंट। अभी यहाँ पर जो स्ट्रेन हमने यूज किया था उसी स्ट्रेन के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है। अभी ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की कैप्सूल है। अब मैंने आपसे क्या कहा, कैप्सूल जो है वो स्मूथ है, इसलिए कैप्सूल वॉल ब्रेक होती है और डीएनए यहाँ से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है। और जब डीएनए ट्रांसपोर्ट होता है तो जो अनदर स्ट्रक्चर मिलेगा माइस के सेल के अंदर, तो वो इस तरह से मिलेगा, एक माइस का डीएनए और एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का डीएनए। तो ये होने के बाद वहां पर
जो माइस है उसी की डेथ होती है स्टूडेंट। माइस की अगर डेथ वहां पर हो रही है तो इसका एक मतलब वहां पर हमें मिलता है कि माइस को स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी वहां पर हुए वाला है और माइस डाइड हो चुका है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप के अंदर। सेकंड स्टेप जो है उसी के अंदर हम क्या करेंगे, माइस को स्ट्रेन जो है वो सेकंड यूज करेंगे, यानी कि जिसे हम कहेंगे आर सेकंड, ये स्ट्रेन वहां पर यूज किया। और ये इंजेक्ट करने के बाद हमें माइस जो है वो लिविंग ही मिलता है, यानी कि माइस लाइव मीन्स डोंट सर्वाइव, सॉरी डोंट डाइड, माइस डाइड नहीं हुआ वहां पर। अभी देखो माइस को हमने क्या किया था, हमने माइस को इंजेक्ट किया था। सबसे पहली बात जो इंजेक्ट किया है वो है अनदर स्ट्रेन, और उसी अनदर स्ट्रेन को कंटिन्यू देखते हैं तो पता चलता है माइस लिविंग है, माइस के डेथ वहां पर नहीं हो चुकी है। ये स्टेप नंबर सेकंड है। अब इसके अंदर हुआ क्या स्टूडेंट, सबसे पहले देखो जो माइस की सेल थी वो कुछ इस तरह से थी, और जो बैक्टीरियल कैप्सूल थी वो रफ और हार्ड थी, तो ये ब्रेक नहीं हो चुकी। और ब्रेक नहीं होने से यहाँ पर जो भी डीएनए है वो डीएनए ट्रांसफर नहीं हुआ, और डीएनए ट्रांसफर नहीं हुआ तो माइस को निमोनिया का इन्फेक्शन दिखाई नहीं देता, यानी कि माइस डोंट गेट अफेक्टेड, और इसका मतलब होता है माइस गेट लिविंग, माइस वहां पर लिविंग रहता है। ये सिंपल सी बात वहां पर हो चुकी है दोनों एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। अभी देखो दोनों स्टेप होने के बाद उसके बाद फिर से थर्ड स्टेप के अंदर क्या किया, थर्ड स्टेप के अंदर सीधा हीट अप्लाई किया ऑन स्ट्रेन S3 के ऊपर, और हीट अप्लाई करने के बाद क्या होता है, माइस लिविंग रहता है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में माइस की डेथ हुई थी, लेकिन हमने फिर क्या किया, हीट अप्लाई किया, और हीट अप्लाई करने के बाद जो स्ट्रेन है वो इंजेक्ट किया माइस के बॉडी के अंदर, और माइस के बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने के बाद क्या हो गया, जो माइस की सेल थी वो इस तरह से थी, और जो बैक्टीरियल सेल थी वो हीट की वजह से सीधा वहां पर ब्रेक हो गई, और ब्रेक होने के बाद जो अंदर का डीएनए था वो बर्न हो चुका है। और डीएनए बर्न होने के बाद क्या होता है, फाइनली डीएनए की डेथ होती है, और माइस के ऊपर किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है, यानी कि माइस डोंट गेट अफेक्टेड, मीन्स माइस के ऊपर कौन सा ही वहां पर इन्फेक्शन नहीं होता है, डोंट गेट अफेक्टेड। इसका मतलब है माइस लिविंग, माइस जो वो लिविंग है। ठीक है, अब उसके बाद फोर्थ स्टेप हमने कंप्लीट की, तो फोर्थ स्टेप के अंदर पता चलता है माइस को हीट अप्लाई किए वाला R सेकंड स्ट्रेन इंजेक्ट करना है, और माइस को जब R सेकंड स्टेप जो भी हमने वहां पर दिए वाला स्ट्रेन है वो अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद क्या होता है, देखो अभी ये इंजेक्शंस के थ्रू माइस के अंदर हमने इंजेक्ट किया, तो इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है, माइस जो है वो माइस की सेल और जो रफ सरफेस था वो डिजोल्व हो गया स्टूडेंट, और डिजोल्व होने से जो अंदर का डीएनए है वो सीधा ट्रांसपोर्ट होता है माइस सेल के अंदर, और माइस सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है तो माइस के ऊपर इन्फेक्शन होता है, माइस गेट अफेक्टेड, और माइस गेट अफेक्टेड इसका मतलब होता है माइस डाइड होता है। तो ये वहां पर पता चलता है। अब ये इतने एक्सपेरिमेंट होने के बाद फिर लास्ट स्टेप जो कंप्लीट की है ग्रिफिथ इन्होंने, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सीधा हीट किल्ड स्ट्रेन यूज किया, और हीट किल्ड स्ट्रेन के अंदर दो स्ट्रेन है S3 प्लस R सेकंड, और दोनों स्ट्रेन को अप्लाई किया माइस के ऊपर। अब माइस के ऊपर अप्लाई किया तो क्या हो चुका है, जो माइस था वो माइस वहां पर डेड हो चुका है। क्या हो चुका है, माइस गेट डाइड। ठीक है, अब इतने सारे एक्सपेरिमेंट, इतने सारे स्टेप हो चुके हैं, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनते जा रहा है। अब देखो इसका ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है। अभी यहाँ पर एक बात याद रखना है, जो फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट, तो इसी के अंदर माइस
के बॉडी के अंदर स्मूथ सेल इंजेक्ट किया था, तो ये डीएनए यहाँ से ये सेल के अंदर पास हुआ था, तो माइस की डेथ हो चुकी है। यानी कि माइस की डेथ हो गई, इसका मतलब माइस इन्फेक्टेड हो गया, तो इन्फेक्शन करने के लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल है और वो डीएनए ट्रांसमिट हो सकता है और वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। यानी कि इसका मतलब एक हो गया, क्या होगा इस, यानी कि इसका मतलब जो है वो है डीएनए हैज कैपेसिटी टू ट्रांसमिट, ये वहां पर पता चलता है। तो ये हो गया आज का हमारा पूरा लेक्चर। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखो, जो भी हमने स्ट्रक्चर देखा है वो फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे। जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है वो फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट, साइंटिस्ट ग्रिफिथ क्या बताते हैं? साइंटिस्ट ग्रिफिथ बताते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और उसकी प्रूवमेंट देने के लिए वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये 1961 का एक्सपेरिमेंट है। अभी देखो ग्रिफिथ इन्होंने क्या बताया। ग्रिफिथ इन्होंने रिक्वायरमेंट के अंदर माइस का, वहां पर माइस लिए वाला है, उसके बाद स्ट्रेन लिए वाले, स्ट्रेन के अंदर S3 और R2 स्ट्रेन लिए वाले, दोनों स्ट्रेन वहां पर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के साथ ग्रो किए। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी वहां पर ऑलरेडी लिए वाला है। अभी देखो जो S है वो स्मूथ है और जो R है वो रफ है। इसी तरह से दोनों स्ट्रेन वहां पर यूज किए वाले, जो स्मूथ कैप्सूल लेयर है और दूसरा रफ कैप्सूल लेयर का है। स्मूथ नॉन वायरुलेंट और पैथोजेनिक है, सॉरी स्मूथ वायरुलेंट और पैथोजेनिक है, और आर जो है नॉन वायरुलेंट नॉन पैथोजेनिक वहां पर है। अभी स्टेप देखें तो माइस के अंदर एस स्ट्रेन यूज किया तो माइस की डेथ हो गई। उसके बाद माइस के अंदर आर स्ट्रेन यूज किया तो माइस की डेथ नहीं हुई, माइस लिविंग नेचर में रह गया। हीट अप्लाई की, हीट अप्लाई करने के बाद एस स्ट्रेन यूज किया तो माइस के ऊपर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा, माइस की डेथ नहीं हो गई हीट अप्लाई करने के बाद, यानी कि माइस लिविंग रह गया। उसके बाद हीट अप्लाई आर स्ट्रेन यूज किया तो माइस की डेथ हो गई, और हीट दोनों स्ट्रेन को कंबाइन कर कर अप्लाई कर कर यूज किया तो माइस फिर से डेथ हो गया। ये हमें पता चलता है। तो ये बन गया आज का हमारा टॉपिक। बहुत इंटरेस्टिंग और आसान टॉपिक वहां पर दिया है। इससे हम बता सकते हैं कि डीएनए हैज ए कैपेसिटी टू ट्रांसमिट। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।